नमस्कार, जय श्री राम। जी हाँ, आज जय श्री राम के साथ शुरुआत करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश नहीं झुकने देंगे में आज सबसे पहले हम बात करेंगे 500 सालों की तपस्या के फलीभूत होने के बाद सनातन के पुनर्जागरण की आज की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत तस्वीर। वो एक तस्वीर जो आज पूरी दुनिया ने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराकर सनातन का विजय घोष किया। इसे आप सांस्कृतिक आजादी कह सकते हैं। एक आजादी 47 में मिली, एक आजादी आध्यात्मिक सांस्कृतिक आजादी का दिन आज देश नहीं झुकने देंगे कि आज पहली कवर स्टोरी। दूसरी खबर में बात होगी ममता बनर्जी की उस धमकी की जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने बंगाल को छूने की कोशिश की, मुझे कुछ हुआ तो देश हिला दूंगी। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का यह गुस्सा क्या भड़काने वाला है, क्या उकसाने वाला है, क्योंकि वो पहले भी 10 बार इस तरह की धमकियां दे चुकी हैं। तीसरी बड़ी खबर, हिडमा के हमदर्दों की भी बात करेंगे। हिडमा के हमदर्दों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने हिडमा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले 23 को तो गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है और नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। बीएनएस की कौन सी धारा जोड़ दी गई है जिनसे इनका करियर तबाह होना तय मानकर चलिए। हिडमा प्रेमी गैंग की भी बात। चौथी बड़ी खबर, भारत से करीब 4500 किलोमीटर दूर सबसे ज्यादा चर्चित खबर अफ्रीकी महाद्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी है जिसकी राख दिल्ली के बाद अब चीन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जय श्री राम। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वजा है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। एक और बात भी महत्व, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। देखिए, सबसे पहले आज की ना सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, आपका सीना गर्व से गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की ये वो तस्वीर, मैं कह रहा हूं ये सिर्फ आज की नहीं, मैं कहूंगा ये आज के भारत की नहीं है, साफ पिछले 497 ईयर्स, लगभग 500 वर्षों की तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना, देश की परंपरा पुनर्जागरण की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये 500 वर्षों की तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना, देश की परंपरा पुनर्जागरण की सबसे भव्य, सबसे अलौकिक, सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये वही धर्म ध्वजा है जिसके लिए 500 वर्षों में लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। मैं आपसे नाम पूछूं, आपको शायद संभवतः पता भी नहीं होगा कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण अर्पित किए
कोठारी बंधुओं ने अपने जीवन की आहुति दे दी। सच्ची श्रद्धांजलि उन कार सेवकों को आज, और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये मोदी युग में ही संभव हो पाया है साहब। जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी, वो राम राज्य की असल शुरुआत जिसको नाम दिया जा रहा है। अच्छा, इसको अगर ऐसे भी तुलना की जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक आजादी वो थी साहब जो 1947 में अंग्रेजों के 190 साल के शासन के बाद भारत को मिली थी। एक वो आजादी 1947 में अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद हमको मिली, अंग्रेजों से लड़के। और ये आज एक और आजादी का दिन है साहब। ये भारत की सांस्कृतिक आजादी, भारत की आप कह सकते हैं आध्यात्मिक आजादी, जो बाबरी मानसिकता से 497 वर्षों की लड़ाई के बाद आज मिली है। ये भारत की सांस्कृतिक आजादी है, ये भारत की आध्यात्मिक आजादी है। वो अंग्रेजों से आजादी थी, आज भी एक आजादी है। और आज का दिन आजादी, सांस्कृतिक आजादी का दिन, आध्यात्मिक आजादी का दिन है। आज 500 सालों की सबसे शुभ घड़ी बताती है साहब कि इतिहास में ना कहते हैं कि न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी कभी दम टूटता है, हिम्मत हम लोग हारते हैं, लेकिन ये वो तस्वीर आज की सबसे अलौकिक, सबसे दिव्य है। मेरा मन नहीं है इन तस्वीरों को स्क्रीन से हटाने का। ये आप मानकर चलिए, जो कहा जाता है कि इतिहास में ना न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हो ये सोई जो राम रची राखा। 500 सालों बाद जो आखिर संभव हो पाया, राम मंदिर की ये धर्म ध्वजा सिर्फ अतीत के तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और समर्पण का चिन्ह नहीं है। ये आप मानकर चलिए, शब्द कम पड़ रहे हैं बोलते हुए, ये आप कहिए भविष्य की चेतना भी है। भविष्य की चेतना। भारत अपनी परंपराओं और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं कुछ और बोलूं, मेरा भी मन है, रिमोट को साइड में रख दीजिए। उस ऐतिहासिक क्षण को अगर आप मिस कर गए हैं, तो सबसे पहले आज वो धर्म ध्वजा फहराने की वो ऐतिहासिक तस्वीरों के एक एक पल को देखिए, समझिए, उसे महसूस कीजिए। फिर धर्म ध्वजा का अर्थव्यवस्था से क्या कनेक्शन है? जब मंदिर के शिखर ढहे, भारत की अर्थव्यवस्था ढही, अब मंदिर का शिखर कहां और भारत कहां खड़ा है, वो कनेक्शन मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। लेकिन पहले दिखाइए एक तस्वीर। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व
राममय है। देखिए, यकीन मानिए, अगर आप इन तस्वीरों के साक्षी बन पा रहे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। हमारे से पहले साहब, मोदी से पहले, या हमने मंदिर टूटते हुए देखे हैं, आज मोदी हैं तो मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, धर्म ध्वजा। लेकिन इसी तस्वीर को देखने का इंतजार करते करते देश की 20 पीढ़ियां, कितने लोग गुजर चुके हैं। आज राम मंदिर के शिखर पर समझिए हुआ क्या, बहुत ही शुभ अभिजीत मुहूर्त में ये वो तस्वीरें हैं। राम नाम की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धर्म ध्वजा फहराया गया, और इसके साथ ही राम मंदिर के लिए 500 सालों का तप संकल्प पूरा हो गया। बड़ी बात यह है, अब सुनिए इसमें खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी, ये दो तस्वीरें 1989 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा के जरिए जो धर्म ध्वजा उठाई गई थी, याद है ना? और आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा फहराई गई, दोनों में क्या कॉमन बात है? तब भी सारथी मोदी, आज सूत्रधार मोदी। 1989 से 2000, अब आप सोचकर देखिए ना, उस वक्त रथ यात्रा के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त मोदी, और आज इस राम राज्य की स्थापना के सारथी, सूत्रधार, कुछ भी कहिए, वो मोदी हैं। 1989 से आज 2025, राम मंदिर के आप समझिए प्रमाण से परिणाम तक। तब प्रमाण मांगे जाते थे, बताओ कहां पैदा हुए राम? प्रमाण से परिणाम तक मोदी राम मंदिर की यात्रा के सारथी रहे और आज साक्षी और सूत्रधार बने। देखिए आज क्या हुआ, 11:15 11:45 पर शुभ अभिजीत मुहूर्त में 700 टन के 44 फीट लंबे दंड पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा धर्म ध्वजा फहराया गया। इस धर्म ध्वज को शिखर पर पहुंचने में करीब 4 मिनट का वक्त लग गया। 4 मिनट, ये बता रहे हैं, जब अयोध्या आप जाएंगे ना तो वो धर्म ध्वजा आपको दूर से ही शान के साथ लहराती हुई नजर आएगी। 4 मिनट का वक्त लगा धर्म ध्वजा को ऊपर तक, शिखर तक पहुंचने में। इस ध्वज पर, धर्म ध्वज पर श्री राम की प्रतिमा और वीरता के प्रतीक सूर्य की तस्वीर है, सूर्य देवता सूर्य। और इस ध्वज पर कोविदार के पेड़ के साथ पवित्र ओम भी अंकित है। कोविदार के पेड़ के साथ पवित्र ओम, इसका भी महत्व प्रधानमंत्री ने समझाया। अच्छा, कोविदार पेड़, पुराणों में माना जाता है साहब कि कोविदार पेड़ राम राज्य के ध्वज में अंकित राज चिन्ह था, इसलिए कहा जा रहा है कि राम राज्य की शुरुआत हो गई है। और रामविलास वेदांती साहब तो कह रहे थे कि ये असल आज हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई है, आज से हिंदू राष्ट्र शुरू। रामविलास वेदांती साहब, जब उनसे बात की कई न्यूज चैनल्स ने, हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि हो तो गया, आज से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष बन गया, हिंदू राष्ट्र हो गए, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने राम राज्य शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, 161 फीट, और धर्म ध्वज जो शिखर के ऊपर है उसकी ऊंचाई अब 44 फीट। तो 161 और 44, 205 फीट हो गई है मंदिर, और ऊंचा मंदिर। आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में कई साधु संत, संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ के अलावा इलाके के आसपास के लोग, किसान और राम भक्त मौजूद थे। कोई भी आए, वहां तो कोई भी आ सकता है, अखिलेश जी भी आ सकते थे, राहुल गांधी जी भी आ सकते थे, कोई भी आता, खुला निमंत्रण है। हालांकि उनके ना जाने को लेकर विवाद हो रहा है, उनके लिए तो राम मंदिर तक अभी तक नहीं गए वो लोग, तो उसके लिए अलग से विवाद चल रहा है। अब सोचिए, राम मंदिर निर्माण में जिन जिन ने योगदान दिया उन लोगों को वहां पर आज बुलाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से धर्म ध्वजा का फहराया जाना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को, अच्छा 3 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी, 5 अगस्त। फिर 22 जनवरी 2024 मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी 2024। और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 डेज, 673 दिनों के बाद पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। 5 अगस्त, 22 जनवरी, 25 नवंबर, ये 3 तारीखें। और देखिए, मोदी तब भी रथ यात्रा के सारथी, आज राम मंदिर के सूत्रधार। धर्म ध्वजा फहराए जाने के वक्त ही प्रधानमंत्री की एक तस्वीर भी आई, वो बहुत भावुक दिखे। इतना भावुक क्षण था साहब, कभी कभी हमारे लिए भी, हम जब एंकरिंग आपसे संवाद करते हैं तो शब्द कम पड़ते हैं, हम लोग भी भावुक होते हैं साहब, क्योंकि
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हम सबके लिए भगवान, और आप समझिए भावुक क्षण था आज। प्रधानमंत्री के हाथ कांपने लगे थे आज। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, उनके हाथ कांपते दिखे, आंखों में ऐतिहासिक पल को देखने की खुशी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर धर्म ध्वज को प्रणाम किया। इसके बाद अपने संबोधन में कहा, ये देखिए वो तस्वीर आ गई, ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री के, यकीन मानिए इस तस्वीर की बहुत ज्यादा चर्चा है। इतने भावुक क्षण, प्रधानमंत्री भावुक नजर आए, ये उनके हाथ इस तरह से कांप रहे थे। साहब किसी के भी आप सोच कर देखिए, 497 सालों की तप तपस्या बलिदान संघर्ष का जो नतीजा 497 ईयर्स के बाद जो आज आया है, कोई भी भावुक होगा। और मोदी तो राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से सारथी रहे हैं, चाहे वो रथ यात्रा के सारथी, और आज सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक। एक टक वो धर्म ध्वजा को देख रहे थे, एक टक, 4 मिनट लगे धर्म ध्वजा को ऊपर शिखर तक पहुंचने में, और एक टक प्रधानमंत्री ऊपर देखते रहे। देखिए हाथ कांप रहे थे आज उनके, कोई भी साहब अंदर से हिला देने वाली तस्वीरें थी आज। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने अच्छा प्रणाम किया। संबोधन में क्या क्या कहा वो सुनिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर का धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज भी है, पहली बात प्रधानमंत्री ने कही। दूसरी बात, अयोध्या 21वीं शताब्दी में विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड। तीसरा, राम मंदिर का धर्म ध्वज सत्यमेव जयते का आवाहन है। सत्यमेव जयते धर्म ध्वज इस बात की प्रेरणा, वो सिर्फ कोई ध्वज नहीं है, सिर्फ कोई एक झंडा नहीं है, सिर्फ ध्वज नहीं है, वो एक बात की प्रेरणा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद मोदी ने बताया कि गुलामी की मानसिकता ने कैसे रामत्व को नकार दिया। गुलामी की मानसिकता ने हमारे अंदर के रामत्व को नकार दिया, उसकी आगे बात करेंगे। और अब मानसिक गुलामी से मुक्ति ही विकसित भारत का लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य। अच्छा, मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के आज धर्म ध्वजा लहराने के बाद आज कितने लोगों की, आप समझ कर देखिए, आत्मा को शांति मिली होगी, इसका जिक्र किया। और उनकी तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि आज कितने लोगों की आत्मा को शांति मिली होगी जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सच्चा बलिदान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। देखिए, आज के संबोधन में मोदी ने जो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये थी कि विकसित भारत बनने के लिए ना, अच्छा ये ऊपर तस्वीरों पर नजर रखिएगा साहब, अगर आप किसी वजह से इन तस्वीरों को मिस कर गए हैं तो हमको लगा सारी तस्वीरें आज चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए ना देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। गुलामी की मानसिकता की वजह से देश में रामत्व को नकारा गया। इसी के चलते राम को कुछ पार्टियों ने, नेताओं ने सोचकर देखे काल्पनिक बता दिया गया। मतलब राम के देश में राम को काल्पनिक बता दिया गया। प्रभु राम के देश में, सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र कह लीजिए या 100 करोड़ हिंदुओं के देश में, हिंदू बहुसंख्यक, वहां राम के देश में राम काल्पनिक मनगढ़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा आप सभी जानते हैं कांग्रेस की यूपीए सरकार की ओर था। यूपीए सरकार वो एफिडेविट, राम सेतु मामले में हर कोई जानता है
इसके बाद कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया था, वो भी हार्ड फैक्ट है। गुलामी की इसी मानसिकता की वजह से आजादी के बाद दुख होता कहते हुए साहब रामलला टेंट में रहते, टेंट में, टाट में। अच्छा चलिए, ये भी दो तस्वीरें आज की सबसे, आज कह लीजिए आज की खबर का पूरा निचोड़ है। टेंट में रामलीला और टेंट, टाट से ठाट, टाट से ठाट तक, टेंट में रामलीला और राम मंदिर की भव्य पताका। मोदी के ये 10 साल सनातन का स्वर्ण काल, रामलला टेंट में रहे, देश में बाबर के नाम पर सड़कें, शहर बसते रहे, गुलामी की मानसिकता के खिलाफ देश उठ खड़ा हुआ, तो रामलला टाट से ठाठ में अब आ चुके हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप, टेंट में रामलला, सोच कर देखिए। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहा जाता ना, कहने को सो कॉल्ड राम के देश में प्रभु राम टेंट में। और आज देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने जीवन काल में वो इन तस्वीरों के कभी संभवतः साक्षी बन भी पाएंगे या नहीं, इसलिए हमने नाम दिया सनातन का स्वर्ण काल। अच्छा, मोदी के मुताबिक उन्होंने जो बार बार जिक्र किया गुलामी की मानसिकता, जिसमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा पर हम लोग गर्व करना भूल गए थे। जो प्रभु राम की बात करे या अपने धर्म की बात करे, हिंदू धर्म की बात करे, तिलक लगाए, वो कम्युनल हो गया था, वो सांप्रदायिक हो जाता था। हमें शर्म आती थी अपने हिंदू धर्म की बात करने में। विदेशी परंपराओं को हम अपना रहे थे। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, यही गुलामी की मानसिकता है, अपने धर्म पर, संस्कृति पर, परंपरा पर गर्व नहीं करना। और यही भारत में आज तक हुआ और अभी भी हो रहा है, संभवतः हो रहा है ना। मतलब एक और भारत में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराए जाने की खुशी है, दूसरी ओर 497 साल पहले राम मंदिर की धर्म ध्वजा तोड़ने वाले लुटेरे बाबर के सम्मान में ना, ये देखिए अभी भी हैं कई नेता हैं साहब, टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी नाम की मस्जिद मैं बनवाऊंगा। विवादित ढांचा, वैसे तो विवादित ढांचा था जिसको ढाया गया था। 6 दिसंबर तारीख उन्होंने चुनी है, 6 दिसंबर को एक मस्जिद बनाऊंगा, उसका नाम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा मैं। साहब उज्बेकिस्तान के रहने वाले इस क्रूर बाबर का भारत से कोई लेना देना नहीं, वो एक आक्रांता है। लेकिन यहां अभी भी बाबर प्रेमी लोग बैठे हैं साहब। मोदी ने कहा कि 190 साल पहले 1835 में एक अंग्रेज मकैले ने वो बीज बोए थे। जब शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, गुलामी की मानसिकता की बात की जाती है, तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मकैले का, जिसने हमें हमारी जड़ों से काट दिया। अब से 10 साल बाद 2035 में उस घटना को 200 साल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 सालों में हम भारत को उस गुलामी की सोच से आजाद कर देंगे। अब मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इशारा दिया आज। मकैले, एजुकेशन सिस्टम, साहब मोदी का इशारा अंग्रेजों की उस एजुकेशन सिस्टम की तरफ था। अयोध्या से एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी संभवतः हो रही है। नींव डाली थी अंग्रेजों के शासनकाल में, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था काफी अलग थी, जिसका मकसद भारतीयों को पढ़ाने की बजाय पढ़ा लिखा गुलाम बनाना था। उन लोगों की यह मानसिकता थी। अब प्रधानमंत्री ने अयोध्या से मकैले का जिक्र करके एक बड़ा मैसेज यह दिया है कि देश की शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मकैले, क्योंकि मकैले आधारित शिक्षा व्यवस्था ने साहब देश की सांस्कृतिक जड़ें, हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं, वो काट दी। अपने देश की साइंटिफिक एजुकेशन की बजाय विदेशियों की शिक्षा पर गर्व करना हमें सिखाया गया। आज मोदी ने संकेत दिया, कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मकैले वाली मानसिकता की वजह से देश में बाबर, औरंगजेब जैसे ग्लोरीफाइड डकैत शैतानों को तो महान बता दिया गया। हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें ही पढ़ाया गया था ना, एक साबुन की ऐड आती थी, उसमें बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, पता नहीं सारे उसके पढ़ा दिए जाते थे। बाबर, औरंगजेब, शैतान, क्रूर, डकैत, लुटेरे, महान। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष को पर्दे में ढक दिया गया। यह मकैले वाली मानसिकता की वजह से ही जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में लगे थे ना नारे, जब आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगे थे, जब 76 जवानों की शहादत हुई थी। मकैले वाली मानसिकता के चलते ही रविवार को साहब, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, इंडिया गेट पर एक हत्यारे नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे। ये वही जब प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जड़ों से हम दूर हो गए। मतलब देश की शिक्षा ना छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का गुलाम बनने से रोक पा रही है, ना हिडमा गैंग का मानसिक गुलाम बन पाने से। ऐसे ही मानसिक गुलाम मानते हैं कि भारत में ना डेमोक्रेसी नहीं है।
भारत में डेमोक्रेसी किसी और देश से इंपोर्ट हुई है साहब। भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। सुनिए। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अब आप देख कर सीखिए साहब, कई उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा 1947 में, 1947 में, लेकिन उनके बनाए कानून, अंग्रेजों के जमाने के कानून भारत में चलते रहे ना 2023 तक। मोदी सरकार ने क्या किया? इंडियन पीनल कोड खत्म किया। गुलामी की मानसिकता क्या अब लागू है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। भारत में अंग्रेजों के टाइम जोन के मुताबिक बजट होता था, शाम 5 बजे पेश होता था। अब क्या हुआ? अटल जी की सरकार में यह परंपरा तोड़ी गई। गुलामी की मानसिकता के तहत बजट में वो ब्रीफकेस का इस्तेमाल होता था। इसके जगह मोदी सरकार ने बही खाते की परंपरा शुरू की। बही खाता, आप देखिए ना, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ब्रिटिश राज वाली मानसिकता हटा दी गई। इंडिया गेट पर सैन्य सम्मान को प्रमुखता दी गई। वो सारी चीजें, नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया। नेवी के निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाकर सैन्य प्रतीक की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लगाया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई चेंजेस किए गए। अब आप भारतीय ज्ञान कौशल को महत्व दिया गया। भारतीय परिधान पहनावे को विश्व मंच पर पहचान दिलाने के लिए मोदी खुद G20, UN, SCO, G7 देश जैसे मंचों पर भारतीय परिधान में पहुंचे। याद करिए, जनवरी 2021 में देश की नई संसद का निर्माण शुरू हुआ ना, तो उसमें ब्रिटिश कालीन संसद की जगह वास्तुशास्त्र आधारित संसद को प्राथमिकता दी गई। और शायद इसीलिए आज इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया कि गुलामी की सोच से बाहर आना होगा। लेकिन कई लोग मानते हैं साहब कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर कभी बन पाता? मतलब देश में राम मंदिर बन पाता अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते? तो मोदी ना होते तो क्या राम मंदिर बनता? इसका एक जवाब ना एक दूसरी तस्वीर से मिल सकता है। अब सुनिए, आज सुबह मोदी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद शाम को कहां पहुंचे? सुबह अयोध्या, शाम को कुरुक्षेत्र में थे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के एक स्मारक का उद्घाटन किया। सुबह अयोध्या, शाम को कुरुक्षेत्र। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई और शाम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के एक स्मारक का उद्घाटन किया। अब ये भी मैसेजिंग सोच कर देखिए, अयोध्या से ये भगवान श्री कृष्ण का वही शंख है जिसकी ध्वनि से 18 दिनों के महाभारत युद्ध की शुरुआत भी हुई थी और अंत भी हुआ था। ऐसी मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का पांचजन्य सिर्फ युद्ध का शंख नहीं है, यह भी धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी था। इसके बाद केसरिया पताका फहराने के बाद यहां केसरिया पटका, देखिए आप, सर पर केसरिया पटका, वहां केसरिया पताका, यहां केसरिया पटका पहने प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु औरंगजेब की क्रूरता के सामने डटकर खड़े होने वाले और सनातन धर्म के रक्षक गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में वो पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिख गुरुओं की बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हम ना किसी को डराते हैं ना किसी से डरते हैं, यही मंत्र हमारे गुरुओं ने हमें दिया। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है न रुकता है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री ने जो गुलामी की मानसिकता का जिक्र किया, उसी गुलामी और अपनी जड़ों से कटने वाले उस हिडमा गैंग की बात करेंगे जिसके बुरे दिन शुरू हो गए। बात हिडमा गैंग की। से ज्यादा सेना के जवानों को शहीद करने वाले के नारे लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं हर घर से हिडमा निकलेगा। तो जितने घर से हिडमा निकलेगा उतने ही घर में घुसकर मारेंगे। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया। कुछ तो आपके पास सबूत होगा और 10, 12, 15 लोग पेपर स्प्रे लेके पहुंच जाएं, ये मुझे इस तरीके का विश्वास नहीं। देखिए बिल्कुल ये कैमरे से भाग रहे हैं ये समर्थक जो है। आप हमारी राइट टू प्राइवेसी। हाँ तो बताइए। ये जो माइंडसेट है ना कुछ लोगों का और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का, वो इस तरीके से है कि वो नहीं चाहते कि देश के अंदर शांति हो। अब 2 दिन पहले हुआ था ना प्रदूषण के खिलाफ जहरीला प्रदर्शन हुआ, जहां जहर प्रदूषण से ज्यादा जहर परोसा गया था। प्रदर्शन में दौरान एनकाउंटर में मारे गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई, देश विरोधी नारेबाजी की गई, टुकड़े टुकड़े रिटर्न भी आप कह सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अब 2 दिन बाद आज उसी इंडिया गेट पर एक और प्रदर्शन हुआ जिसमें हिडमा गैंग को जवाब दे दिया गया। इस तरह का प्रदर्शन भी दिखाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के समर्थन में जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में आए लोगों ने हर घर से हिडमा निकलेगा का जवाब देते हुए नारा दिया, जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। हमें क्या होता है, हम लोग असल में मीडिया में जब हम इस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं तो हर घर से हिडमा निकलेगा और इस तरह के टुकड़े टुकड़े वाले नारेबाजी को बहुत प्रमुखता से दिखाया जाता है। लेकिन जब उसके जवाब में राष्ट्रवादी नारेबाजी होती है ना, वो नारेबाजी आप तक संभवतः पहुंचती नहीं। हमें लगा वो पहुंचना चाहिए और ये नारा घर घर तक पहुंचना चाहिए, जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। सुनिए। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे। अच्छा, ये घर से जो हिडमा निकालना चाह रहे थे ना, अभी ये घर में नहीं है, अंदर है, फिलहाल गिरफ्तार है, दिल्ली पुलिस की हिरासत में। इनका जोश पता नहीं ठंडा हुआ नहीं हुआ एक आतंकी के समर्थन में। रविवार को हुए इस प्रदर्शन के बाद से ही ढेरों सवाल उठे, सबका जवाब भी मिल गया, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था साहब कि आखिर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में एक नक्सली के लिए नारेबाजी क्यों होने लगी। मतलब आज इस पूरी खबर को 5W1H के फॉर्मूले से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले ये दिल्ली पुलिस जिंदा, ये वाले नारेबाजी सुनाइए साहब, ये वाले सुनाए नहीं भी सुनिए आप, सुनिए। याकूब को दे दी आजादी, कुरान को दे दी आजादी, किसको चाहिए आजादी। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी संघर्ष, घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, घर से हिडमा
अच्छा देखिए, जिनको खबर नहीं पता मैं बता देता हूँ हिडमा कौन। हिडमा ये हाफिज सईद का बाप, क्रूरता के मामले में, आतंकवाद के मामले में हाफिज सईद का भी बाप, नक्सलियों का हाफिज सईद हिडमा। खबर क्या होता है पहले आपको बताता हूँ। डब्लू वट मतलब हुआ क्या, मतलब क्या हुआ ये कि नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई। फिर होता है डब्लू यानी कि हु मतलब कौन था। इसका जवाब है साहब लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र थे। कहां मतलब कहां हुआ, इसका जवाब है दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ। कब हुआ, व्हेन, इसका भी जवाब है 23 नवंबर 2025 को हुआ। हाउ, कैसे, प्रदूषण पर विरोध के नाम पर यह प्रदर्शन हुआ। लेकिन अभी तक ना ये डब्लू वाई क्यों हुआ, प्रदूषण का इस नक्सली हिडमा से क्या लेना देना, इसका जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल गया साहब। इस वाई का जवाब जानने से पहले आपको ना एक काम करता हूं, मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। 2 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के विरोध में 23 नवंबर को लोग इंडिया गेट पहुंचे और हिडमा के मारे जाने का शोक मनाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने यहां नारेबाजी की, हिडमा घर से निकालेंगे 10। और आज 24 नवंबर की प्रदर्शनकारियों के नारे सही साबित हुए, क्योंकि हिडमा के मारे जाने के बाद सुकमा में घर से कई हिडमा बाहर तो निकले, लेकिन वो सीधे ना थाने पहुंच गए। ये देखिए आप, सीधे थाने पहुंचे। ये हिडमा प्रेमी, ये सारे थाने सरेंडर, देखिए नक्सलियों ने सरेंडर किया साहब। मैं बार बार कह रहा हूं, देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये लोग हिडमा प्रेमी सांसों के संकट के नाम पर नक्सलवाद को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे और ये हिडमा प्रेमी एक तरफ सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत चल रही कार्रवाई के बीच सुकमा में 15 नक्सलियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। 15 नक्सलियों पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 5 महिला नक्सली, 48 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर। 15 में से कुल 4 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। किसी पर 5 लाख, किसी पर 3 लाख, किसी पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 48 लाख के इनामी। अभी मैं जिसका बार बार जिक्र कर रहा था ना कि ये आखिर छत्तीसगढ़ का एक दुर्दांत नक्सली जो आंध्र प्रदेश की मुठभेड़ में मारा गया, उसकी मौत का मातम प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में क्यों मनाया जा रहा है। इसका जवाब नहीं मिल पा रहा ना कि प्रदूषण पर प्रदर्शन, हिडमा के लिए सहानुभूति क्यों। सीधा सा सपाट जवाब यह है, नक्सल मुक्त भारत का अभियान, उसका खौफ और उसकी झल्लाहट। हालांकि दरअसल हिडमा के समर्थन में नारेबाजी और उसको अमर रहने की कामना के पीछे की असल कहानी यही है। केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत की तारीख पहले से ही घोषित कर दी है। अमित शाह के हिसाब से 31 मार्च 2026 की डेडलाइन में भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल मुक्त, अभी कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में जमीन पर आतंक फैलाने वाले नक्सलियों में तो खौफ है ही, लेकिन उनसे ज्यादा खौफ उन लोगों में है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में नक्सल कंट्रोल रूम ऑपरेट कर रहे थे। साहब वो लोग जो नक्सलियों को मेंटली खाद पानी मुहैया करा रहे थे और नक्सलवाद के नाम पर बुद्धिजीवी गैंग चलाकर दुनिया भर में मोटी कमाई कर रहे थे। अब क्या हुआ, ऐसे लोगों को दुकान बंद होने का डर सता रहा था। अब ये डर और भी बढ़ जाता है जब हिडमा और बसवराजू जैसे नक्सलियों को मार गिराया जाता है और हर एनकाउंटर के बाद नक्सलियों में सरेंडर की होड़ बढ़ने लगती है। 48 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। मैं एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वोट चोरी मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लग सकता है। 1 करोड़ का लीगल नोटिस मिल गया है राहुल गांधी जी को। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुझे मिल रही है, वोट चोरी मामले में राहुल गांधी को 1 करोड़ का लीगल नोटिस। बहुत बड़ी खबर है ये। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं संदीप फोगाट ने ये नोटिस भिजवाया। 1 करोड़ का लीगल नोटिस राहुल गांधी जी को। दादरी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन है संदीप फोगाट। उनके हिसाब से राहुल के आरोप से मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वो कह रहे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मेरा भी मकान नंबर 0 है, मैं दशकों से स्थायी वोटर हूं, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। 1 करोड़ का लीगल नोटिस राहुल गांधी जी को वोट चोरी के मामले में। लेकिन वोट चोरी SIR को लेकर ममता बनर्जी ने कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया, अब बात इसकी।
আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भगवान राम के मंदिर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भारत के हर बहुसंख्यक नागरिक से दिक्कत है। वह केवल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी डर रही है क्योंकि एसआईआर में जो नाम कटने वाले हैं वो है मृत वोटर्स, फेक वोटर्स, डबल वोटर्स और उनके चहीते रोहिंगा और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोटर्स। तो इसीलिए वो बौखला गई है, डर गई है। भारत को हिला देंगी दीदी, ममता बनर्जी ने धमकी दी है, भारत को हिला देंगी वो। उनका बयान सुनकर राहुल गांधी का बयान याद आ गया। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात उन्होंने की थी ना, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। आज ममता बनर्जी ने करीब करीब राहुल गांधी वाली भाषा बोलते हुए कहा है कि अगर किसी ने बंगालियों मुझे कुछ हुआ तो वो देश हिला देंगी, देश हिला देंगी, भारत हिला देंगी। भारत, अब वही राहुल गांधी जी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात की थी, ममता बनर्जी कह रही है भारत हिला दूंगी। अच्छा, ये गुस्सा बंगाल में घुसे घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है कि अगर कोई बंगाल में कोई घुसपैठिया घुसा ना तो बंगाल हिला दूंगी, ये कहती ना ममता बनर्जी। मतलब अगर बंगाल को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो कह रही है भारत हिला दूंगी। वो बयान दे सकती थी कि बंगाल में कोई घुसपैठिया घुसा, बंगाल में घुसपैठ हुई तो मैं बंगाल हिला दूंगी, मैं भारत हिला दूंगी, ये नहीं कहा उन्होंने। ये गुस्सा उनका एसआईआर के खिलाफ था, क्योंकि घुसपैठिए बॉर्डर भाग रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। एसआईआर के खिलाफ आज ममता बनर्जी ने एक मार्च निकाला, सड़कों पर उतर गई ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ। ये वो तस्वीरें, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी, हिला दूंगी, ये शब्द थे उनके, पूरे देश को, भारत को हिला दूंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी। आगे कहा कि बीजेपी बंगाल को बिहार समझने की भूल ना करें। बिहार में बीजेपी, विपक्ष बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि वो बीजेपी का गेम नहीं समझ पाए, मैं समझती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बीजेपी का खेल समझती हूं, ये बंगाल को बिहार आना समझे बीजेपी। आगे कहा कि कह सकती हूं बीजेपी बंगाल हासिल नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि एक घायल शेर एक जिंदा शेर से ज्यादा, जख्मी शेर ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक, इसलिए उसे मत मारो। आज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी अटैक किया, कहा कि अगर 2024 की वोटर लिस्ट को इनवैलिड कहा जा रहा है तो मोदी की सरकार भी इनवैलिड है, क्योंकि खुद मोदी भी 2024 की वोटर लिस्ट से चुनकर आए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने भारत को हिला देने की बात की। बीजेपी का दावा है साहब कि ये ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई हैं, उन्हें कुर्सी जाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट है, क्योंकि वोट बैंक देश छोड़ रहा है, ये बीजेपी के हिसाब से। घुसपैठिए भाग रहे हैं, वोट बैंक में भगदड़ मची हुई है। टीएमसी का कोर वोटर बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ा है। यही बात को लेकर ममता बनर्जी आपा खो रही हैं, गुस्से में है, ये बीजेपी कह रही है। दूसरी ओर इसी सूत्रों के मुताबिक बंगाल में एसआईआर की अब तक की प्रोसेस से यह पता चला है कि बंगाल में एसआईआर में कम से कम 10 लाख अवैध वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। अच्छा, ये बड़ी खबर है बहुत, 10 लाख अवैध वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। आप चिल्लाते रहिए, जो करना है करते रहिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया जारी है। मतलब यह कि बंगाल में एसआईआर फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद अब तक 10 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। बिहार में 65 लाख हटे थे, अभी तक हट चुके हैं 10 लाख। बंगाल में कुल वोटर है 7 करोड़ 66 लाख, 7.66 करोड़, जिसमें से अब तक 4 करोड़ 55 लाख वोटरों के एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। सिर्फ इतने फॉर्म में 10 लाख वोटरों के नाम डिलीट, जबकि अभी कम से कम 4 करोड़ और फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी हैं, 4 करोड़ और। इसलिए वोटर डिलीशन का आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है। एसआईआर फॉर्म से पता चला है कि जिन 10 लाख वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें से कम 6.5 लाख वोटर मर चुके हैं।
अच्छा, बाकी के नाम कटने वाले 3.5 लाख वोटर वो हैं जो गायब हैं, डुप्लीकेट हैं 3.5 लाख, या फिर अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा दावा बीजेपी का है। और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है साहब कि पिछले 5 दिनों में चुनाव आयोग को 2-2 चिट्ठियां लिख दी हैं दीदी ने। ममता बनर्जी 2-2 चिट्ठियां लिख चुकी हैं चुनाव आयोग को। पहली चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बंगाल में एसआईआर बंद करो। आज दूसरी चिट्ठी में दीदी ने चुनाव आयोग के 2 फैसलों को लेकर गहरी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की डिजिटल एंट्री के लिए सेंट्रलाइज्ड हायरिंग करने का फैसला किया, उसी को लेकर ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। सुनिए। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকে